नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और दंगल इस वक्त ऐसा लगता है चल रहा है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के भीतर ही। ममता बनर्जी की पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्री शुवेंदु अधिकारी के बाद अब एक और मंत्री ने बगावती तेवर दिखा दिए। राजीव बनर्जी ने अपनी सरकार के और पार्टी के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाए और यहां तक कह दिया है कि उनकी पार्टी में चापलूसों का बोलबाला है, चापलूसों की ही पूछ होती है। दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी के लिए पार्टी पहले से कह चुकी है कि उनके लिए अब दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं और सड़कों पर शुवेंदु अधिकारी के समर्थक उनके समर्थन में पोस्टर लगाते घूम रहे हैं कि हम अपने दादा के साथ। पश्चिम बंगाल में चुनाव अब लगभग सिर पर है। ऐसे में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे के फौरन बाद तृणमूल कांग्रेस में एक के बाद एक हो रही बगावत को क्या बीजेपी के ऑपरेशन कमल का हिस्सा माना जाए, या फिर चुनाव नजदीक आते आते देखकर पार्टी के अंदर मची खलबली इस बात का इशारा करती है कि पार्टी के नेताओं को ममता बनर्जी की लोकप्रियता अब पहले जैसी नहीं दिखती है। आज करेंगे बात इसी पर, बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले देखिए ये पूरी रिपोर्ट। যারা সত্যি কথা বলতে পারে না আজকে তারা শুধু স্থাবক বলে তাদেরকে আজকে সামনের সারিতে নিয়ে আসা হবে। बंगाल में ऑपरेशन कमल का लेटेस्ट एपिसोड। दीदी का ताजा तरीन सिरदर्द बने ये हैं राजीव बनर्जी। ममता सरकार में वन मंत्री का ओहदा संभालने वाले राजीव बनर्जी के सुर भी बागी हो चले हैं। सार्वजनिक मंच पर उन्होंने अपनी सरकार और आला कमान के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। राजीव बनर्जी को लगने लगा है कि पार्टी में जमीनी स्तर पर काम करने वालों की अनदेखी हो रही है। আর যে মুখগুলোকে মানুষ পছন্দ করে না, যে মুখগুলোকে মানুষ দেখতে চায় না, যাদের সম্বন্ধে মানুষের বিরাট অভিযোগ আছে, যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, যারা স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে পারে না, যারা সত্যি কথা বলতে পারে না, আজকে তারা শুধু স্থাবক বলে তাদেরকে আজকে সামনের সারিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। ममता सरकार के किले में एक के बाद एक पड़ती दरारों से बीजेपी गदगद है, लेकिन उसका श्रेय लेने के बजाय पार्टी कह रही है कि ये सब ममता सरकार और उनकी पार्टी की करनी का फल है। हम तो ये देख रहे हैं कि जनता में आक्रोश है टीएमसी के खिलाफ, पर अब पार्टी के अंदर भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। उनके सीनियर लीडर्स, पार्टी की व्यवस्था, पार्टी में जिस प्रकार सीनियर लीडर्स का अपमान हो रहा है उसके कारण सड़क पर आकर बोल रहे हैं। भाई को जो कि कोल माफिया, सैंड माफिया, गोल्ड माफिया, गाय की तस्करी, इन सारे माफियाओं को संरक्षण देने वाले हैं और वे ही सत्ता के दूसरे सूत्र हो गए। इससे पहले एक और मंत्री शुवेंदु अधिकारी भी कुर्सी छोड़ चुके हैं। रूठने मनाने के लंबे ड्रामे के बावजूद शुवेंदु के बागी तेवर बरकरार है। हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ने का औपचारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन बीजेपी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि अगर शुवेंदु ने टीएमसी छोड़ी तो ममता सरकार गिरने में देर नहीं लगेगी। शुवेंदु अधिकारी की করবেন আমি বললাম শুভেন্দু বাবু কি করবেন আমি জানি না। একজন জননেতা আছেন, একজন আন্দোলনের বড় ফসলুনি নন্দীগ্রামে যে লড়াইটা দিয়েছিলেন বাংলার পরিবর্তন হয়েছিল। আবার শুভেন্দু বাবু নন্দীগ্রামে আবার একটা লড়াই শুরু করেছেন। বাংলার পরিবর্তন নিশ্চিত আছে, বাংলার পরিবর্তন নিশ্চিত। मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय एक अरसे से बंगाल में एक सूत्रीय एजेंडा के तहत डेरा जमाए बैठे हैं। रणनीतिकार के तौर पर अपनी पहचान और धार वो नगर निकाय चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव तक साबित कर चुके हैं। ममता और लेफ्ट के कई योद्धा अब भगवा कैंप के सिपाहसालार हैं। अगला विधानसभा चुनाव नजदीक है। टीएमसी के किले में पड़ने वाली हर चोट इस बार दीदी की सत्ता के सपनों पर भारी पड़ सकती है। अनुज्ञा लोईवाल और श्याम सुंदर घोष के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। और आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ प्रेम शुक्ला होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ सुनीत चोपड़ा होंगे, वो सीपीएम के नेता हैं। हमारे साथ
मनोजीत मंडल होंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बंगाल से आते हैं, पढ़ाते हैं और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विश्लेषक हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। लेकिन उन चारों से बात शुरू करें उसके पहले हमारे साथ एक खास मेहमान है, बीजेपी के नेता और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय। स्वागत है कैलाश जी आपका आज तक पर। ये अचानक जो भगदड़ मची है तृणमूल कांग्रेस के अंदर, लोग उसे आपसे और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जोड़कर देख रहे हैं, क्यों? देखिए, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि जनता ही ममता जी से नाराज है, पर ममता जी के अहंकार के कारण और भाइयों के भ्रष्टाचार के कारण टीएमसी के सीनियर लीडर भी वहां पर असहज महसूस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले सुबंधु दाने और कल राजीव दाने भी कार्य प्रणाली का विरोध किया है और ये कहा है कि सीनियर लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है। इसको लेकर दोनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुझे लगता है कि टीएमसी के अंदर अब जिस तरीके का वहां पर शासन प्रशासन और विशेषकर भाइपों के माध्यम से जो माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, उसके कारण पार्टी के अंदर काफी असहजता है और इसीलिए जो वातावरण बना है वह इसीलिए वो वातावरण अंदर इनके असहजता से बना है या आपके यहां सहजता से स्वीकृति मिल जाती है, वो भी एक वजह है? मुझे लगता है कि हम यहाँ पर राजनीति करने आए हैं और राजनीति ही कर रहे हैं और पार्टी की सरकार बनाने के लिए आए हैं, इसलिए ये तो राजनीति का एक हिस्सा है और इसमें निश्चित रूप से हमारी जिनसे मित्रता है तो दूसरे दलों में है, तो चाहे कांग्रेस को, चाहे सीपीएम में हो, चाहे टीएमसी में हो, वे हमारे साथ जुड़कर आने वाले समय में सोनार बंगला जो मोदी जी के नेतृत्व में बनाने का एक सपना देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे साथ आ सकते हैं। उसके लिए साम दाम दंड भेद किसी चीज से परहेज नहीं है आपको? नहीं, श्याम हम तो बहुत सहज और सरल राजनीति कर रहे हैं। श्याम दाम दंड भेद तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत सहजता से राजनीति कर रहे हैं, बहुत कुछ खोकर राजनीति कर रहे हैं। हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ता झूठे अपराध में जेल में है। उसके बाद भी हमारे कार्यकर्ता साहस के साथ राजनीति कर रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य वो बहुत बड़ा है। एक आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए काम। लेकिन कैलाश जी, अजीब नहीं लगता कि जिन लोगों के खिलाफ लगातार पिछले कई साल से आप बयान देते रहे, जिन लोगों के ऊपर आपने एक के बाद एक संगीन आरोप लगाए, उन्हीं में से कुछ लोग जब ममता बनर्जी के खिलाफ हो जाते हैं तो आपकी पार्टी का दरवाजा खुल जाता है उनके लिए, फिर वो सारे आरोप भी धुल जाते हैं। देखिए ऐसा है कि जब से इस देश के अंदर गठबंधन की राजनीति प्रारंभ हुई है तो इस प्रकार का ट्रेंड प्रारंभ हो गया है और इसमें किसी भी दल को कोई परहेज नहीं है। और ये बात सही है कि जब विपक्ष में रहते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ आरोप भी लगाते हैं, पर जब लगता है कि एक दूसरे के लिए सहज संबंध हो रहे हैं तो लोग आते भी हैं। तो हमने तो बहुत साफ कहा है कि बंगाल में हम बहुत छोटे से थे, 4% से 16% पे गए, 16% से हम 40% पर आए। तो सिर्फ हमारी ताकत के बल पर नहीं आए, अन्य राजनीतिक दलों से हमारे मित्र हमारे साथ शामिल हुए। सीपीएम से लोग हमारे साथ आए, कांग्रेस से लोग हमारे साथ आए, टीएमसी से भी लोग हमारे साथ आए, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ अगर सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पर ये संगठन खड़ा करते तो 10-20-25 साल लग जाते। पर राजनीति के अंदर वर्तमान समय में जो मोदी जी का नेतृत्व है उससे प्रभावित होकर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के इच्छुक भी है और आ भी रहे। और उसमें सुचिता जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों को आप खुद कहते हैं कि ये रैकेटियर हैं, ये वसूली करते हैं, ये भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबे हैं, वो आप ही की पार्टी में आते हैं तो गंगा नहा जाते हैं। देखिए, सिस्टम, जिस दल में जैसा सिस्टम होगा उस सिस्टम के अनुसार वो काम करते हैं। वहां पर असहज महसूस करते हैं, उन सारी चीजों को छोड़कर हमारे साथ आ जाते हैं। तो अब यदि वो हमारे साथ आने के बाद यदि ऐसा करे तो निश्चित रूप से हम उनका कान पकड़ सकते हैं। पर जब वो वहां का सिस्टम ही ऐसा है, वहाँ सरकार ऐसे ही चलती है और उसके वो हिस्से थे, पर उस समय उनके पास अवसर नहीं था कि सरकार छोड़ के आ सके।
आज अवसर मिल गया उनको कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल बन गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाने जा रहा है। उनको लगता है कि अब हम सही पार्टी में और सही नेतृत्व के साथ हमें चले जाना चाहिए, तो निर्णय करते हैं और हम इसीलिए उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कैलाश जी, फिर वो बीजेपी रहेगी कहां? आधी कांग्रेस होगी उसमें, आधी टीएमसी होगी, आधे लेफ्ट वाले होंगे, जो बचे हुए वो बीजेपी के होंगे, आप जैसे लोग जिनको जिम्मा दिया गया कि वहां जाके खड़ा करो पार्टी की इकाई को। नहीं, अब उत्तर प्रदेश में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, वहां पर हमारे बहुत सारे दलों के मित्र हमारे साथ आए और आज की तारीख में मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में आधे ऐसे लोग हैं मंत्री जो दूसरे दलों में काम कर रहे थे, आके हमारे साथ काम कर रहे हैं और पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ गए। राम मंदिर के लिए जय जय श्री राम बोलते हैं, धारा 370 हटी तो उसका स्वागत करते हैं। तो जब एक आइडियोलॉजी हो जाती है, जब एक विचारधारा से लोग जुड़ जाते हैं, तो पिछली अगर कुछ गलती भी हुई तो उसको ठीक करते हैं और एक सही दिशा में चल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवादी संगठन है और कैलाश जी, आइडियोलॉजी वाले लोग आप जैसे होते हैं, जो 2 सीट हो तब भी उसी आइडियोलॉजी के साथ रहे, जब 272 सीट से पार हो जाए तब भी उसी आइडियोलॉजी के साथ रहे। वो विचारधारा वाले लोग कैसे हुए जो सत्ता रहते किसी और पार्टी में और जब सत्ता जाने के आसार दिखने लगे तो आपका दामन पकड़ लें? देखिए, हमने तो पढ़ा है कि राम राम मरा मरा बोलते बोलते भी वाल्मीकि रामचरितमानस लिख दिया, रामायण लिख दी। तो ऐसा है कि कभी भी आदमी बदल सकता है और अच्छे तरीके से अच्छे विचारधारा से जुड़ सकता है। तो ये समाज के अंदर होता है, इसलिए लोगों को अवसर ही नहीं मिलता कि अच्छी जगह हम जा सके। तो जैसा वातावरण मिलता है उसी वातावरण में काम करने लगते हैं। जब अच्छा वातावरण मिलता है तो अच्छे वातावरण में जाने की सबकी इच्छा होती है, अवसर की तलाश होती है, अवसर मिल जाता है तो लोग चले जाते हैं। आपका एक बयान पढ़ रहा हूं जिसमें आपने कहा जनवरी 2021 से नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने की संभावना है। बांग्लादेश पाकिस्तान के शरणार्थियों को जनवरी 2021 से नागरिकता देना शुरू कर देंगे, इसके आसार हैं। इसको बंगाल चुनाव से जोड़कर ना देखें। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह पार्लियामेंट के अंदर गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए आए थे तब भी एक प्रतिनिधि मंडल मिला था उनसे, ऐसे लोगों का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं, 20-20, 25-25 साल से 30-30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 2-2 पीढ़ी उनकी, क्योंकि उनको नागरिकता नहीं मिली। तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम बिल लाएंगे और नागरिकता प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया, गृह मंत्री जी ने वो बिल रखा, आज वो कानून बन गया। अब उस कानून का क्रियान्वयन करना है और इसलिए इसको चुनाव से नहीं देखना चाहिए। यह इस देश की आवश्यकता है और हमारी जवाबदारी भी है कि जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपना धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए यदि देश छोड़कर अपने देश में आते हैं तो हमारी जवाबदारी है उनको शरण दें, नागरिकता दें। कैलाश जी, 1.5 हफ्ते से किसान देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर धरने पर बैठे हुए, सरकार के साथ एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं, लेकिन हर बार वार्ता फेल हो जा रही है और ममता बनर्जी अपने प्रतिनिधि भेजती हैं वहां पर, फोन पर उनसे संपर्क करती हैं, वहां उन तक अपना संदेश पहुंचाती हैं। आपको नहीं लगता कि आप बंगाल में उनकी पार्टी तोड़ने में जुटे हुए हैं, वो देश भर में आपके खिलाफ लामबंदी कर रही? देखिए, इसमें ममता जी का एक दोहरा चरित्र आपको बताता हूँ कि ये 3 बिल जो केंद्र ने पारित किए हैं किसानों के हित में, ऐसा ही बिल ममता जी 2017 में पारित कर चुकी है बंगाल के अंदर। मुझे समझ में नहीं आता कि ममता जी ने वो बिल पारित कर दिया और मोदी जी ने पारित किया तो उनका विरोध करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है डेमोक्रेसी में विरोध करना चाहिए, और सिर्फ विरोध के लिए भी विरोध करना, अच्छी बातों के लिए भी विरोध करना, ये ठीक नहीं हो। लोग तो समझदार हैं, लोग सब जानते हैं और इसलिए अब आप बहुत ज्यादा समय के लिए बहुत सारे लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि लोग बहुत जागरूक हो गए और मीडिया आप जैसा जो लोगों के घर घर तक पहुंचकर वस्तु स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय जी, आज तक पर आने के लिए और इन सारी सवालों के सीधे सीधे जवाब देने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल में, और वो कह रहे हैं कि राजनीति करने आए हैं, चुनाव जीतने का मकसद लेकर आए हैं। ऐसे में अगर मोह भंग हो रहा है किसी का ममता बनर्जी से या उनकी पार्टी से,
तो वो हमारी पार्टी में आएगा, हमें उससे परहेज नहीं है। मनोजीत मंडल दादा, आपने सारी बातें सुनी कैलाश विजयवर्गीय की, इतनी भगदड़ क्यों है ममता बनर्जी की पार्टी में? एक देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी देवलियापन देखिए, 40% थे। दूसरे पार्टी के ऊपर उनको भरोसा करना पड़ रहा है। कब ये अपील गिरे पेड़ से, टीएमसी नाम के जो पेड़ है बंगाल में, कब एक अपील गिरे, उसके लिए ये जिस तरह कहते हैं ना रेवेन्यूअसली एकदम बिल्कुल खुदा की तरह वो लोग बैठे हैं, कब ये अपील गिरे और वो लोग उनको पकड़े। यही है इस पार्टी का हाल। अरे आप 4 सालों 5 सालों में आप है यहाँ पर बंगाल में एक लीडर नहीं आप बना सके, इसीलिए दूसरे पार्टी से उनको तोड़ के मुड़ोड़ के आपको लेना पड़ रहा है। और जो भी आप बहुत अच्छे सवाल किए रोहित जी, जो भी आपके पार्टी में घुस जा रहे वो दूध का धुला हो जा रहा है। अर्जुन सिंह को देखिए, मुकुल रॉय को देखिए, मुकुल रॉय के खिलाफ कितना मामला है। काल भी एक चिट्ठी आया है, सुदीप्त सेन जो सरदा की जो ओनर थे, वो एक चिट्ठी लिख के बिल्कुल कहा कि मैंने बहुत सारे पैसा दिया, करोड़ों रुपीस उनको दिया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये टीएमसी में अगर रहते तो उनको खिलाफ कार्रवाई होती थी। यही है देवलियापन, ये डबल स्टैंडर्ड किस तरह का है ये पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। मैं फिर से दोहरा हूँ, जिनके पास 40% मत है, अगर आप देख लोगे पार्लियामेंट इलेक्शन, उनके पास 40% वोट है लेकिन एक लीडर नहीं है। यही है प्रॉब्लम है। बंगाल की जनता जान चुकी है इसके पास कोई लीडर नहीं है, इसलिए एक ही लीडर है बंगाल में। दादा आपके पास तो लीडर है, ममता, फिर भी आपके लोग भाग रहे हैं। देखिए जिनको भागना है, आपके पास तो लीडर है ना, वो भागेंगे, फिर भी लोग भाग रहे हैं आपके यहाँ से। भागना है वो भागेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्टी रह जाएगी। ये पार्टी जब तक ममता दी है, जब तक ये बंगाल की जनता है, ये टीएमसी पार्टी रह जाएगी। बीजेपी को समझना चाहिए कैसे दूसरे पार्टी से जो आ रहा है। आप बहुत अच्छे पर सवाल किए थे, आइडियोलॉजी के बारे में सोचिए। या राजनीति में कोई हर पार्टी में ये चलता है, मैं ये मानता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हूँ। ये ना राजनीति है आजकल, ज्यादा से ज्यादा लोग तो स्काउंड्रल की होते हैं, हमको पता है। लेकिन बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है ना देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। एक लीडर नहीं बना सका, दूसरे पार्टी से जा रहे हैं, जिसके खिलाफ मोर्चा खोल दी थी, जिसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस है, जिनको पता है कि हर तरह के केसेस है। मुकुल रॉय के खिलाफ ममता बनर्जी से लोगों का मोह क्यों भंग हो रहा है? क्यों भरोसा उठ रहा है अपनी पार्टी के नेताओं का ममता बनर्जी से? लोगों का कोई मोह भंग नहीं हो रहा भाई साहब। आप देखिए, मैं आपको सीधा उदाहरण देता हूँ। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ही बाई इलेक्शन हुआ था, तीनों सीटों में बीजेपी का पूरा जमानत जब्त हो गया था। मिदनापुर में, जहां का दिलीप घोष के एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, और ये दिलीप साहब क्या कर रहे हैं 4 सालों में? ये आप सच में कहा है, ये यहाँ का बीजेपी दादा वो शुभेंदु अधिकारी कहाँ के हैं? वो शुभेंदु अधिकारी किस इलाके को होल्ड माना जाता है उनका? शुभेंदु अधिकारी जी अगर बीजेपी में चले गए मानो, तो उनका भी एक ब्रांच हो जाएगा ना। बीजेपी में कितना सारा ब्रांच है, दिलीप साहब की ब्रांच है, मुकुल रॉय की एक ब्रांच है। अगर वही शुभेंदु अधिकारी जाएंगे तो उनका भी एक ब्रांच बन जाएगी। यही है बीजेपी का यहाँ पर हाल, देखिए। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तो एनालिस्ट की तरह बताइए ना, ममता बनर्जी इतनी बड़ी नेता है, उनको छोड़ के लोग क्यों जा रहे हैं? क्या दिक्कत है? राजीव बनर्जी ने क्या कहा? वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में सरकार में चापलूसों की चलती है। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, जिनके पास 2-3 मिनिस्ट्री है, जिनके पास कम से कम 25 से ज्यादा पोस्ट है, उनको सम्मान आप किसको कहेंगे? शुभेंदु अधिकारी के पास 3 बड़े मिनिस्ट्री था, उनके पास कितना सारा और पोस्ट था, हल्दिया डेवलपमेंट चेयरमैन, HRBC चेयरमैन, और कितना सारा नहीं था। फिर भी अगर इन लोगों को लगता है सम्मान नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये इन लोगों को पता जाए। देखिए, अगर किसी के पास एम्बिशन आ गया कि और हम ज्यादा होंगे, शायद बीजेपी उनको बहुत बड़े गजर दिखा दिया कि हमको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, चीफ मिनिस्टर बना देंगे, क्योंकि बीजेपी के पास अभी तक कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। उनके पास एक लीडर है और 2-3 लीडर है, चीफ है, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं तैयार कर सका कि कौन चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होगा। इसलिए इन लोगों को लगता है, लेकिन जब महाराष्ट्र में बीजेपी ने खड़ा किया अपने संगठन को दोबारा से अकेले, तब भी लीडर नहीं था। अचानक एक आ गए देवेंद्र फडणवीस, वो पार्टी के भीतर से थे, बाहर से नहीं आए थे। हरियाणा में जब चुनाव जीता बीजेपी ने, तब भी लीडर नहीं था। अचानक एक मनोहर लाल खट्टर नाम के आदमी आ गए, वो सीएम भी बन गए और लीडर भी बन गए हरियाणा के। अब मेरा सवाल प्रेम शुक्ला से, आपने बहुत सारी चीजें कही हैं, मैं जरा प्रेम शुक्ला से एक सवाल पूछ लूं। प्रेम शुक्ला जी,
क्या ममता बनर्जी का किला खिसक रहा है? क्या उनकी पार्टी के नेताओं का भरोसा उनसे उठ रहा है? देखो, तो स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है जिस तरह से ममता बनर्जी के तानाशाही और भ्रष्ट रवैये को देखकर, अगर शुभेंदु अधिकारी जैसा नेता जो नंदीग्राम आंदोलन के पृष्ठभूमि में रहा हो, जिसने जहां से तृणमूल कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व जो है वो सत्ताधारी पार्टी के रूप में इवॉल्व हुआ, उस नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन में जिन्होंने मेरुदंड जैसा काम किया, अगर शुभेंदु अधिकारी को लगता हो कि उसकी पार्टी में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, तानाशाही रवैये से अगर वो स्वयं जो है वहां से स्वयं को घुटता हुआ महसूस करके यदि वो पार्टी छोड़कर आ रहा हो, तो इसका साफ सा मतलब है कि टीएमसी का किला दरक रहा है। किला उनका दरक रहा है और आप लोग दरवाजा खोल के बैठे हैं कि आओ सब इधर आ जाओ, क्योंकि हमारे पास तो कोई है नहीं। नहीं, हमारे पास लोग हैं, और भाई अगर हमारे पास लोग ना होते तो 18 लोकसभा की सीटें हम नहीं जीतते। स्वाभाविक तौर पर हमारे पास लोग हैं और जिनके समर्थन में लहर होती है। आपने विविध चुनाव में देखा, उन्हीं की तरफ जो है दूसरे दलों पे जो लोग घुटन महसूस कर रहे होते हैं वो ऐसे ही दल में आते हैं जहां उनको संभावनाएं बेहतर दिखाई देती है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है आपका वहां? देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा तो हमारा उत्तर प्रदेश में भी नहीं था, और आप ही ने भी हरियाणा और जो है महाराष्ट्र का गिराया। तो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का, कई बार मुख्यमंत्री का चेहरा देते हैं, कई बार बिना चेहरा दिए भी हम चुनाव लड़ते हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का ऐसा सशक्त चेहरा, ऐसा विश्वसनीय चेहरा है जिसके कारण वो जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं वो मुख्यमंत्री होने की स्थिति में हो जाता है। शुक्ला जी, आप कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते हैं तो कांग्रेस युक्त बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। ऐसे ही टीएमसी मुक्त बंगाल का नारा जब दे रहे हैं तो टीएमसी युक्त बीजेपी की सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में स्वयं आदरणीय मोदी जी कह चुके हैं कि कांग्रेस की संस्कृति से मुक्त जो कांग्रेस का नेता अपनी कांग्रेस की भ्रष्ट संस्कृति को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी संस्कृति को, राष्ट्रीय दर्शन वाली संस्कृति को स्वीकारता है, वो स्वागत है। उसी तरह से टीएमसी में जो वहां पर वसूली वाली संस्कृति, भ्रष्टाचार वाली संस्कृति, हिंसा वाली संस्कृति को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय दर्शन की, पारदर्शी सुशासन की संस्कृति को स्वीकारता है, उसका स्वागत है। तो टीएमसी युक्त नहीं माना जाएगा क्योंकि टीएमसी के संस्कारों को छोड़कर आएगा। सुनीत चोपड़ा जी, क्यों भगदड़ मची है ममता बनर्जी की पार्टी में? मैं एक जवाब कोई भगदड़ की बात नहीं है। जब परिवर्तन होता है समाज में, जब क्राइसिस होता है तो ये चीजें होती हैं। मैंने विजय वर्गीय जी को बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि अब हमारे पास सिद्धांत रहा नहीं, अब हम मौका परस्ती की राजनीति करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, आपने कबाड़ी की तरह कूड़ा इकट्ठा करना है तो कर लीजिए, और हम सब धन्यवाद देंगे कि आपने अपने आप को गंदा करके हिंदुस्तान को साफ कर दिया है। ठीक है, ये तो बड़ी भारी कुर्बानी दे रही है बीजेपी। आप तो इतनी सिद्धांत वाली राजनीति का दावा करते हैं, आप अपने साथी पॉलिटिशियंस को कूड़ा कबाड़ कह रहे हैं। खैर, आपकी भाषा है, क्यों नहीं, कूड़ा कबाड़ हर जगह है और ये कबाड़ियों की सरकार है। नहीं सर, मैं कह रहा हूं, मैं आपको उस पर लेसन नहीं दे सकता क्योंकि आप खुद पढ़ाते हैं, के रेट पे बेच रही है। आपकी चॉइस है कि आप, सर देखिए, मैं केवल ये कह रहा हूं सर कि आप सिद्धांत की बात करते हैं। सर, केरल में आप एपीएमसी खत्म कर देते हैं, यहां किसानों को जाके समर्थन देते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं। सर, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड। समझ लो, केरला में हमने ये बिल पास नहीं किया था और केरला के किसानों को आज भी अच्छी कीमत मिल रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये किसान ही मालिक है, जनता मालिक है। और बीजेपी को समझ आ जाएगी, जितनी आप ये कूड़े कबाड़ की कलेक्शन करेंगे उतनी ही आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। और चापलूसी, मनोजीत मंडल कबाड़ है क्या आपकी पार्टी में? ये जो कह रहे हैं, देखिए ये लेफ्ट को कबाड़ मान लिया जनता ने बंगाल की, और आज इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल होगा। आपने अडवाणी जी को जेल भेजा
और आपने कल्याण सिंह को नहीं, राजस्थान का गवर्नर बना के बचा दिया। दादा मोनोज जी से पूछा है सवाल, आपका चोपड़ा जी, है? चोपड़ा जी मोनोज जी से सवाल पूछा है, उनको जवाब तो दे देने दीजिए। देखिए, बोले मनोज जी, क्या टीएमसी में कबाड़ है या बंगाल की जनता ने लेफ्ट को कबाड़ साबित किया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत साक्ष्य है। लेफ्ट के पास अभी कोई बचा नहीं है, इसीलिए उनके पास कोई जा भी नहीं रहा है। कौन इसलिए कहते कांग्रेस नहीं के जा साथ, रहे? लेकिन कबाड़ कांग्रेस के साथ सुनील जी, कांग्रेस का, अरे आप होते तो अच्छा होता ना बंगाल में, आपके जैसे लीडर तो बंगाल में नहीं है, आप तो अच्छे लोग। देखिए ये कांग्रेस के साथ उन लोगों को बंगाल में आज भी गठबंधन करना पड़ा, संगठन कांग्रेस में के साथ, 18 लाख कांग्रेस के साथ क्यों मजदूर गठबंधन है। करना पड़ा? आप आइडियोलॉजी की बात करते हो, कांग्रेस के साथ गठबंधन आपको करना पड़ा, जिसके खिलाफ आप कितने सालों से लड़ रहे थे। आप गठबंधन एक चीज होती है, अपनी पार्टी में लेना एक और चीज होती है। गठबंधन एक चीज होती है, अपनी पार्टी में लेना एक और चीज होती है। आप सोमनाथ को बाहर कर दिया थे पार्टी में, क्योंकि वो स्पीकर थे। अभी उसी कांग्रेस के साथ आप घूम जा रहे हो। देखिए आपके तरफ कोई बात यहाँ नहीं करते। बीजेपी ऐसा नहीं है। का जो हाल हुआ है, बीजेपी, देखिए रोहित जी, हम पे आप टाइम मत वेस्ट करो। आप बताओ हमें कि विजय वर्गीय जी ने सच बोला है कि नहीं। दंगल आप देख रहे हैं, सवाल ये कि ममता के घर में आखिर भगदड़ क्यों मची है। संगीत रागी हमारे साथ है, राजनीतिक विशेषज्ञ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े। संगीत रागी, आपने 4 नेताओं की बातें सुनी, क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी पार्टी जो होती है उसका जो विकास होता है वो स्वाभाविक है कि उस राज्य की जनता के सहारे ही होता है। अब तृणमूल जो एकाएक इतनी बड़ी पार्टी हो गई, वो ऐसे ही थोड़े हो गई, सारे के सारे उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो सीपीएम से आए थे। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास विकल्प नहीं होता है, और कई बार होता है कि आपकी आइडियोलॉजी कितनी दूसरों को आप समझाने में सक्षम हो पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी, यदि पिछले चुनाव, लोकसभा के चुनाव को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी एक आकलन के अनुसार 57% हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और 32% हिंदुओं ने टीएमसी के पक्ष में मतदान किया। अपर कास्ट के अंदर यदि हम एक आंकड़ा देखते हैं तो वह भी लगभग इतना ही है, और ओबीसी जो है, दलित जो है, वो 61% जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। ये कहने का मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो एक प्रकार का मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा था, उसका जो विमर्श था पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी बड़े पैमाने पर किसी ने किया ही नहीं था, बताया ही नहीं था। जब भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में लोगों को बताना शुरू किया कि बांग्लादेशियों के आने के बाद बंगाल की राजनीति के खतरे क्या हैं, उनको बताया। बसीर घाट कैसे हुआ है, मालदा कैसे हुआ है, क्या कारण है कि सीमावर्ती क्षेत्रों के सारे हिंदू अपनी संपत्तियों को बेच करके औने पौने दाम पर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। क्या इसी स्थिति यदि 25 साल 30 साल रही तो क्या बंगाल में आप बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे? यह जब नैरेटिव खड़ा हुआ तब बंगाल के हिंदुओं को लगा कि ओ, हम तो बहुत गलती कर रहे हैं ममता के साथ खड़े होकर के। वाकई मुहर्रम के लोगों से, मुहर्रम मनाने वाले लोगों से हमको परमिशन लेना पड़ रहा है, उनकी ओर मुंह लगा कर, टकटकी लगा कर देखना पड़ रहा है कि हम सरस्वती जी की मूर्ति या दुर्गा जी की मूर्ति का हम विसर्जन करें या नहीं करें। तो ये विमर्श जो है, वो सांस्कृतिक विमर्श जो है, वो हिंदुओं की मन मस्तिष्क को छू गया कि क्या 1947 का बंगाल और आज के बंगाल में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, और हम सेकुलरिज्म के नकली नारों के साथ जीते जीते हमने बंगाल को कहां पहुंचा दिया है। जब ऐसी बात आई तो लोगों ने अपने दृष्टि को बदला, और जो लोग कल तक तृणमूल के साथ थे, जो लोग सीपीएम के साथ थे, उनको लगा कि हाँ, हमने बहुत बड़ी भारी गलती की है, हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ होना चाहिए। लेकिन चोपड़ा जी तो कह रहे हैं कबाड़ जा रहा है, वो गए तो कह रहे हैं कबाड़ जा रहा है। हाँ, कबाड़ जा रहा है, धन्यवाद। चोपड़ा जी तो कह रहे हैं कि हमारा जो कबाड़ था वो टीएमसी में चला गया था, और टीएमसी में जो कबाड़ है वो जा रहा है बीजेपी में। और क्या, और ये बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको उठा के कबाड़ में फेंक दिया। अडवाणी को भी इन्होंने अपने पार्टी में बेकार कर दिया था।
जनता जो वोट कर रही है, यंग चोपड़ा जी, वोटर्स लोग दूसरों को भी वोट सुन कर रहे लीजिए। हैं। कई बार बौद्धिक विकल्पों के अभाव में भी वो एक तरफा विमर्श में शामिल होते हैं। आखिर आप बताइए, 37 साल तक पश्चिम बंगाल में लेफ्ट राज करती रही, और लेफ्ट राज करती रही तो चारों ओर लेफ्ट के ही काडर खड़े हुए, कोई दूसरा विमर्श वहां पर खड़ा ही नहीं हुआ। कांग्रेस कोई बौद्धिक या कोई वैचारिक नया विमर्श पश्चिम बंगाल की राजनीति में नहीं खड़ा कर पाई थी। ये जो नया विकल्प, जो बौद्धिक विकल्प कहते हैं, जो आइडियोलॉजिकल विमर्श है, वो विमर्श जो है वो तृणमूल भी लेकर के नहीं खड़ा हुई। तृणमूल जो है, यदि नंदीग्राम नहीं होता तो आप सोचते छोड़ के भाग गई। ये बौद्धिक विकल्प, अब मैं जरा चोपड़ा जी से कमेंट ले लूं, वो बार-बार कल्याण सिंह को, चोपड़ा जी बार-बार परेशान हो रहे हैं। राजस्थान एक सेकंड, चोपड़ा जी जी चोपड़ा जी, एक सवाल पूछ रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लेफ्ट की सरकार को पश्चिम बंगाल की जनता ने ऐसा कबाड़ में फेंक दिया है कि आपको अब जब आंख उठाते हैं तो कबाड़ ही दिख रहा है आसपास? ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी से कम लोग जाएंगे इनके पास। हमारे पार्टी मेंबर आमतौर पे नहीं जाएंगे, हमें मालूम है। ऐसा है, और मैं आपको बता दूं, मैं व्यक्तिगत लोगों की आलोचना करने को नहीं हूं, लेकिन हमारी पार्टी में जो सबसे कबाड़ था वो इनकी पार्टी में गया, ये मुझे मालूम। मैं आ सकता हूँ क्या? आपको मालूम है कौन कबाड़ था जो गया? हाँ, आप बताइए ना सर, आप पार्टी के नेता हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बता दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमें खुशी है कि आपने कबाड़ हमारी पार्टी से जो था थोड़ा बहुत ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, और ये कबाड़ आपको ले डूबेगा। नहीं, रोहित जी देखिए, लबाड़, प्रेम शुक्ला जवाब दे दीजिए। लबाड़ को हर चीज कबाड़ दिखाई देती है। लबाड़ है क्योंकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सिद्धहस्त लबाड़ कर दी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सिद्धहस्त लबाड़ सिद्ध हो चुका है। और लबाड़ कई बार जो है हीरे जवाहरात को भी कबाड़ करने की गलती करता है। किसानों ने आपको जूता मार दिया है। लीजिए, जूता किसको मारा देश की जनता ने, लोग जानते हैं। जूता खाने का काम राजनीति में किसका हुआ है? पूरे देश की जनता ने किसको जूता मारा है और किसको सिर पर बैठाया है? ये आसानी से लोकसभा में सीटों की संख्या के आधार पर किया जा सकता है। आपकी रोटी पानी भी किसान गंदगी मांगता है, उससे ज्यादा आप क्या अपने लिए कह सकते हैं? वृत्ति का शिकार होने वाला है। जो आदमी आपकी रोटी तक नहीं खाएंगे, आप समझ लो चरित्र क्या हो गया है। एक सेकंड, मैं जरा मनोजीत मंडल को चर्चा में ला रहा हूँ और संगीत रागी को वापस। एक सेकंड रुकिए ना सर, एक सेकंड रुक जाइए ना सर, रुक जाइए एक सेकंड सर। मनोजीत मंडल वो कह रहे हैं लेफ्ट का सारा कबाड़ तो टीएमसी में चला गया था, अब टीएमसी से और कबाड़ बीजेपी में जा रहा है। राजनीति में अपने साथियों को जो दूसरी पार्टियों में काम कर रहे हैं उनको कबाड़ कहने की ये परंपरा कहां से आ रही है? पहली चीज। और दूसरा, क्या राजनीति वाकई इस दिशा में बढ़ रही है कि एक दूसरे को कबाड़ और फिर उसके बाद एक से एक और गाली देके बात करें टीवी पर? बहुत सारी पार्टियां होंगी, बहुत सारे चोपड़ा जी प्लीज, चोपड़ा जी प्लीज मनोजीत जी को सुन लीजिए। चोपड़ा जी प्लीज, आप भी पढ़ाते हैं, वो मनोजीत भी पढ़ाते हैं, तो कम से कम पॉलिटिशियन का नहीं तो अपने समानांतर प्रोफेसर का सम्मान करते हुए उनको सुन लीजिए। मैंने ये नहीं कहा था कि हमारा कबाड़ सब उनके अंदर चला गया है, मैंने कहा था कबाड़ जाता है। बात तो सुनिए। चोपड़ा जी रहने दीजिए, मैंने आपसे पूछा कौन सा कबाड़, तो आप नाम लेने में घबरा गए, इतना डर गए आपको लगा कि घाय यही आके ना पकड़ ले कोई मुझे जिसको मैं कबाड़ कह रहा हूँ। हिम्मत आप में है नहीं, हिम्मत आप में है नहीं, आप आधे घंटे से कबाड़ के डेर पे बैठकर कबाड़ कर रहे हैं। हिम्मत आप में है नहीं नाम लेने की? बिल्कुल नहीं, हम नाम नहीं लेंगे, हम दूसरों का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कबाड़ है लोगों को पता है। बोले मनोजीत मंडल, बोले मनोजीत मंडल, जवाब दीजिए उनकी बात। कोई एक दो लीडर खराब हो सकते हैं, लेकिन हर कोई को कबाड़ कह देना ये ठीक नहीं है। और फिर से मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ रोहित जी, लेफ्ट का ही वोट में तो बीजेपी आज इस तरह का उनका इस तरह का 40% हो गया ना।
दे आर बीइंग एनरिच्ड बाय द लेफ्ट वोटर्स ओनली। किसी वोट बैंक को आप कबाड़ नहीं कह सकते हो सुनील जी, आपके लीडर जा सकते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम क्या है, वोट बैंक भी चला जा रहा है, यही प्रॉब्लम है। आपको इसको कच्चे पकड़ के रहना चाहिए था। और आप जिन लोगों को कबाड़ कह रहे हो सुनील जी, आपका जो गठबंधन का जो लीडर है अधीश चौधरी, वो तो कह रहा है टीएमसी से आ जाओ मेरे पास, कांग्रेस से आ जाओ, ये तो हो रहा है। देखिए आप अगर इस तरह का आइडियोलॉजिकल आपका अलायंस यहाँ किए हो तो इस तरह का बात मत कीजिए। बीजेपी को जो संदीप जी है ना बैठे वहाँ पर, संदीप जी का तो एक ही नैरेटिव है, पिछले 3 सालों में उनके साथ मैं डिबेट कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम इसके सिवा उसके पास कोई नैरेटिव नहीं है। आप देख लीजिए एक ही बात बार बार वो कहते हैं, बार बार एक ही बात आप रिपीट करके देख लीजिए। रोहित जी आपके शो में जितने बार आएंगे वो बांग्लादेश, ये हिंदू, ये मुस्लिम, अभी अपर कास्ट जोड़ दिया, कोई कास्ट अपर नहीं होते हैं, ये आपका बनाया हुआ है, अपर नहीं होते, अपर लोअर नहीं होते, ये आपका बनाया हुआ एक मनसा है। इस तरह का बात मत कीजिएगा। आप पढ़ाते हो, हम भी पढ़ाते हैं, अपर कास्ट लोअर कास्ट इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, हमने बनाया इस तरह का कॉन्सेप्ट, छोड़ दीजिए इस बारे में। देखिए हम लीडरशिप के बारे में बात करेंगे, हमें मेरे को जानने के ये हक है कि हमारा जवाब देने आपकी बात। हम लोग को पता है ममता मनोज जी, हम और आप दोनों, मनोज जी दादा आपकी बात का जवाब दे रहे हैं संगीत रागी। मनोजीत जी, हम और आप दोनों पढ़ाते हैं, और जब हम पढ़ाते हैं तो हम सामाजिक समीकरणों का विश्लेषण भी करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि समाज का कौन सा हिस्सा कहाँ जा रहा है, समाज का कौन सा हिस्सा किसको वोटिंग कर रहा है, और ये हमारा वोटिंग करने का, आंकने करने का हमारा एक मेथोडोलॉजी भी होता है, एक पैमाना भी होता है। हम कोई हवा में नहीं बात कर देते हैं। हम और आप यदि बात करते हैं तो उसका एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, जिसके आधार पर हमें जो जानकारी आती है उसके आधार पर हम ये सारी बातें करते हैं। दूसरी बात, मेरी धैर्य से बात सुनिए सर मेरी बात सुनिए, धैर्य से बात सुनिए। आप तो जब प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात हो रहा था रोहित जी, मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, 2 साल पहले जब प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात होता है तो आप लोग कहते हैं मोदी कितना सारा डिबेट आपने किया, तो हम ये नहीं कह सकते कि ममता चीज को सामने लाते हैं तो ये हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया साहब? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक एक करके बोलिए। यदि बांग्लादेशियों का, बांग्लादेशियों के समर्थन में यदि एक बार ममता बनर्जी खड़ी होती हैं और वो बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जिनके खिलाफ वो कभी खड़ी होती थी, तो इस नैरेटिव को आप कैसे दे सकते हैं? आप घर के आदमी हैं, इसलिए आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि इन चीजों का हम व्याख्या न करें। उत्तर नहीं, चलिए सर, समय समाप्त हो रहा है। ये सवाल जो है जो उठा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मनोजीत मंडल, राजनीतिक विश्लेषक और समर्थक होते हुए, कि बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, अब से ये लगातार पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा। हालांकि मनोजीत ने खुद अपनी बातों में कहा कि हो सकता है जिन लोगों को ले जा रहे हैं उन्हीं में से किसी को ये लॉलीपॉप दिया गया हो कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब ये सवाल बार बार आएगा, और साथ ही सवाल ये भी आएगा कि जब टीएमसी से ही निजात दिलानी है तो फिर टीएमसी को या उसके लोगों को अपनी पार्टी में लाकर ये कौन सा नया उदाहरण खड़ा किया जाए।